हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं मौर्य काल के बारे में। तो आधुनिक इतिहास पहले हम लोग कवर करेंगे, फिर संपूर्ण जीके और जीएस पर फोकस करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि मौर्य काल देखा जाए तो हमारे भारत और बिहार में बहुत ही समृद्ध साम्राज्य था और इनका बहुत साल तक शासन रहा हमारे बिहार और भारत में। ठीक है, तो मौर्य काल की पहली पांड्यन साम्राज्य है। ठीक है, 322 से 185 ईसा पूर्व में मौर्य काल चल रहा था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक दिया गया है। एंड 322 ईसा पूर्व मौर्य काल का संस्थापक कौन माना जाता है? तो मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, और मौर्य काल का सबसे जो शक्तिशाली महान शासक थे वो अशोक महान थे, और अशोक के बहुत सारे धर्म भी देखने को मिलते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रमुख शासक जो कि मौर्य काल के को और भी शक्तिशाली साम्राज्य बनाने में इन शासकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सबसे पहला जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जिनकी साम्राज्य की जिनका समय अवधि 322 से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने राजगद्दी संभाला, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का अंत। ठीक है, और प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, और प्रथम अखिल भारतीय यह साम्राज्य बना मौर्य काल। ठीक है, एंड दूसरा जो सबसे मुख्य शासक माने जाते हैं वह बिंदुसार। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और इनकी समय अवधि है 298 से 273 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के बारे में कुछ, बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। ठीक है, बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्र घात। ठीक है, तो फिर दक्षिण तक विस्तार, जो कहा जाता है कि भारत का दक्षिण तक विस्तार उस समय किन्होंने किया था? तो बिंदुसार ने किया था। अब हम पढ़ेंगे अशोक महान। तो अशोक महान का ही जो था सांची स्तूप में जो था चक्र वाला, तो वो भारत का आज राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये अशोक महान ने ही के द्वारा ही बनवाया गया था। महान का समावधि 273 से 232 ईसा पूर्व रही। तो अशोक महान का सबसे जो बड़ा जो चर्चा का विषय है वो है कलिंग का युद्ध। इन्होंने कलिंग का युद्ध किया और काफ़ी संख्या में लोग मरे, मार काट हुई। तो इस वजह से अशोक महान को बाद में समझ आया कि नहीं, अहिंसा करके हमें कुछ नहीं मिलता है, इससे सिर्फ दुख होता है और पीड़ा पहुंचती है हमारे प्रजा को। तो उन्होंने धम्म का मार्ग अपनाया। अब धम्म का मार्ग क्या होता है के बारे में हम आगे की पीडीएफ में पढ़ेंगे। तो ये थे 3 प्रमुख शासक जो कि मौर्य काल के, और ये तीनों शासकों को याद रखें क्योंकि बिहार के सारे एग्जाम और भारत के भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के संस्थापक एंड बिंदुसार एंड अशोक महान। एंड अशोक महान के बाद लगभग 6 अशोक महान का 6 पोता ने शासन किया। फिर अशोक महान सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है मौर्य साम्राज्य का। ठीक है, एंड अशोक महान ने बहुत ही अच्छे काम किए। एंड अब हम पढ़ते हैं कि प्रशासन, मौर्य काल में प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं थी। तो मौर्य काल में प्रशासन मुख्यतः सप्तांग सिद्धांत के जरिए चलता था, यानी कि सप्तांग सिद्धांत को फॉलो किया था राजा ने। यानी कि क्या था, इसको डीपली में पढ़ते हैं। सबसे पहले देख सकते कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के 7 अंग है। ठीक है, और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहते थे और कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प किया था मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में। का दूसरा नाम चाणक्य था। ठीक है, और कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र की एक पुस्तक लिखी है, और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का, कौटिल्य जो मेन था मुखिया था, उसके शासन में वो एक पंडित मान सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता था मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो बेसिकली हम पढ़ लेते हैं सप्तांग सिद्धांत क्या होते हैं। तो देख सकते हैं डायग्राम में दिया है अमात्य मंत्री, अमात्य का मतलब मंत्री होता है, और दूसरा है जनपद यानी कि क्षेत्र, यानी कि जनसंख्या, यानी कि जनता, और तीसरा है दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला, और चौथा है कोष यानी कि हमारा खजाना। कोष का मतलब होता है खजाना, और 5वां है दंड यानी कि सेना और न्याय, दंड वगैरह। एंड मित्र, छठा है मित्र यानी कि सहयोगी, और सबसे 7वां है मानित यानी कि पंत्र।
ठीक है। तो ये कुछ 7 सप्तांग सिद्धांत है, यानी कि 7 अंग हैं राज्य के। तो और फिर से देख लेते हैं, केंद्रीकृत प्रशासन, जासूसी तंत्र और मंत्री परिषद द्वारा संचालित होता था। तो ये जो 7 अंग है यह केंद्रीकृत प्रशासन और जासूसी तंत्र और मंत्री परिषद द्वारा संचालित होता था, यानी कि कोई जासूस भी राज्य में घूमते थे और ये सब के बारे में जानकारी देते थे राजा को। और केंद्रीकृत प्रशासन यानी कि राजा ही मालिक होता है और राजा केंद्र में है और सारे काम जो हो रहे हैं राजा के निगरानी में होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सेशन में। तो अशोक का धर्म, अभी मैंने बताया कि अशोक का धर्म जो कलिंग युद्ध जीत कर अशोक ने भारी संख्या में जो मार काट हुई, खून अहिंसा को देखकर अशोक का दिल पिघला और वो धर्म की ओर, मतलब कि अशोक का धर्म की ओर, मतलब कि होता है कि धर्म प्रचार के धर्म मात्र नियुक्त किए। धर्म का मतलब कहते हैं अच्छे रास्ते, अच्छा नीति शेयर करना, जैसे कि गुड थॉट्स पहुंचाने के लिए एक लिखित में शिला के तरह, ठीक है। धम्म तो मतलब एक खंबा रहता है, उसके ऊपर कुछ चित्र होते हैं और उसमें अच्छा बात, जैसे कि अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, सेवा, अच्छी नैतिक बातें लिखी होती थी, वही अशोक का धम्म है, ठीक है। तो अशोक के धम्म में 4 मुख्य बात आपको देखने को मिलती है। अहिंसा यानी कि प्राणियों की हत्या नहीं करना है, ठीक है, अहिंसा, हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना है। एंड फिर सत्य, तो हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध व्यवहार करना चाहिए। इससे आपको कभी भी अगर व्यक्ति सत्य बोलेगा तो इंसान को कभी भी पश्चाताप नहीं होगा। तीसरा है सहिष्णुता, तो सभी धर्मों का सम्मान। सहिष्णुता होता है कि सहने की क्षमता और सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। और चौथा है सेवा, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और धर्म प्रचार करने के लिए अशोक ने धर्म महामंत्र नियुक्त किए थे, यानी कि व्यक्ति भी नियुक्त किए थे और एक तरह से जो होता है स्तूप वगैरह भी इन्होंने लाया था। शिलालेख, अशोक का शिलालेख, इन्होंने लगभग 13 शिलालेख बनाया, स्थापित करवाए। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है और बहुत सारे शिलालेख बिहार में भी 2-3 शिलालेख है और यूपी में है। तो अशोक के शिलालेख और ये सब पूरे भारत में फैले ताकि ये पूरे भारत के लोगों को अहिंसा और सत्य, सेवा और सहिष्णुता का भाव प्रचार हो सके, फैल सके और लोग अच्छाई के मार्ग पर चल सके। तो आगे बढ़ते हैं, मौर्यकालीन कला और संस्कृति। मौर्य काल में कला का बहुत ही व्यापक पैमाने पर जो विस्तार हुआ उसको हम लोगों को बहुत देखने का ज़रूरत है, क्योंकि मौर्य काल में मूर्ति कला और राजकीय कला मुख्य रूप से विख्यात हुई, ठीक है। तो राजकीय कला किसे कहते हैं? तो राजकीय कला उसे कहते हैं जो राजा द्वारा बनवाए जाते हैं। और लोक कला वह होते हैं जो लोग यानी कि लोग यानी कि जनता, नॉर्मल पीपल के द्वारा बनाए जाते हैं, स्थानीय निवासी के द्वारा लोक कला बनाए जाते हैं। तो राजकीय कला क्या है? तो राजकीय कला में शामिल है अशोक के स्तूप और महल, ठीक है। और अशोक का एक महल भी है, लकड़ी का महल पटना में, तो वो राजकीय कला में है। और अशोक के स्तंभ भी राजकीय कला का उदाहरण है। और स्तूप यानी कि बुद्ध भगवान के लिए जो मृत्यु के बाद जो अवशेष रखे जाते हैं वो स्तूपा में रखे जाते हैं, वो भी राजा द्वारा ही बनवाए जाते थे, तो राजकीय कला के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो भी थे चमकदार पॉलिश किए हुए पत्थर से बनवाए जाते थे और बहुत ही आकर्षक होते थे। इनमें कमल का फूल और जानवर का प्रयोग भी देखने को मिला है। और इस लोक कला में सबसे ज़्यादा यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिली हैं। और दीदारगंज से क्या मिला है? चमार धारणी यक्षिणी की मूर्ति। तो ये यक्षिणी की मूर्ति काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है मौर्य काल के, देखा जाए तो मौर्य काल से। आगे बढ़ते हैं, अब हम इसका पतन और सार के बारे में पढ़ेंगे। तो मौर्य काल में मुख्यतः माना जाता है कि अशोक महान सबसे शक्तिशाली राजा था और इनके शासन के मतलब अशोक के बाद या इसके बाद अयोग्य शासन आ गया यहाँ पे, मतलब कि अशोक के बाद अयोग्य शासन हो गया, यानी कि जो अशोक के बाद भी 20 साल इनके पुत्र लोग पर पोता राज्य किया, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं कर पाए जितना महान अशोक और बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। ये पतन का सबसे बड़ा कारण था अयोग्य शासक का होना। दूसरा था अत्यधिक केंद्रीकरण और वित्तीय संकट। इस टाइम वित्तीय संकट भी कुछ आ गया था क्योंकि बाहरी आक्रमण की वजह से केंद्रीकरण होना था। एंड तीसरा प्रांतीय गवर्नर का दमनकारी व्यवहार, ठीक है, प्रांतीय गवर्नर का दमनकारी व्यवहार। तो हम अब देख लेते हैं त्वरित संशोधन, यानी कि हम लोगों ने क्या क्या आज के वीडियो में पढ़ा है। तो त्वरित संशोधन में हम देखेंगे कि हम लोगों ने शासक के बारे में पढ़ा, जो कि मुख्य शासक चंद्रगुप्त और अशोक हैं।
दूसरा हम लोगों ने प्रशासन के बारे में पढ़ा, जिसमें 7 तरह के यानी कि प्रशासन के सप्त अंग का वर्णन है। एंड तीसरा हम लोगों ने धम्म के बारे में पढ़ा, और धम्म में हम लोगों अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाना है। और कला के बारे में पढ़ा, जिसमें स्तंभ और यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। एंड अंत में हम लोगों ने पतन के कारण भी पढ़ लिए। ये मौर्य साम्राज्य के कुछ शॉर्ट्स पे वीडियो हैं, जो कि आपको मौर्य काल की कुछ शॉर्ट्स में आपको बहुत चीज़ें सिखाए। अगर आप छोटा सा भी उदाहरण से समझ जाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है।